हेलो दोस्तों, आप सभी का द लॉजिकल इंडियन यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं एडवोकेट पंकज कुमार त्रिपाठी, लखनऊ से। दोस्तों, जब मध्य प्रदेश विधानसभा का चुनाव परिणाम आया था, तब उस समय हम लोगों ने यह बात जोर शोर से उठाई थी कि ईवीएम का दुरुपयोग हुआ है या तंत्र का दुरुपयोग हुआ है। जो कुछ भी हुआ हो, कुछ न कुछ तो हुआ है, इसीलिए भाजपा की इतनी प्रचंड जीत हुई है। और तभी मैंने यह आशंका जताई थी कि आने वाले अन्य विधानसभा चुनाव में या लोकसभा चुनाव में भी कहीं इसी तरह तंत्र का दुरुपयोग हुआ तो कोई क्या कर लेगा। और एक उपाय के तौर पर मैंने बार बार कहा कि क्योंकि लोकतंत्र खतरे में है, इसलिए संविधान की शरण में आइए, संविधान के साथ सब लोग खड़े होइए, लोकतंत्र बचाने की मुहिम छेड़िए, जिससे कि जनता हमारे साथ पूरी तरह से जुड़ सके। 2024 के लोकसभा चुनाव का परिणाम यह प्रमाणित करता है कि वह पुकार बहुत हद तक सही थी। यद्यपि जैसा मैं चाहता था, विपक्ष के नेता संविधान के साथ उस तरह से नहीं दिखे। मेरी सोच थी कि पूरे इंडिया गठबंधन के सारे नेता संविधान को लेकर पदयात्रा करें, जितने भी संविधान के जानकार लोग हैं उन लोगों से आकर के बात करें कि संविधान को कहां से खतरा है, लोकतंत्र कैसे कमजोर हो रहा है, इसको बचाने के उपाय क्या हैं, जनता में ये बात कैसे पहुंचाई जाए। क्योंकि हमने संविधान पढ़ा है, हम जैसे लोग जो संविधान पढ़े हैं वह जानते हैं कि संविधान का दुरुपयोग कहां कहां से हो रहा है। नेता लोग इसको भी नहीं समझ पाएंगे। तो जिस तरह से मैं चाहता था कि संविधान को मुद्दा बनाया जाए, उस तरह से लोकसभा के चुनाव में भी इंडिया गठबंधन ने संविधान को मुद्दा नहीं बनाया। लेकिन जितनी हद तक बनाया उतने में 4 राज्यों में बहुत बड़ी सफलता मिली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल। और इसका परिणाम यह हुआ कि जो कह रहा था अब की बार 400 पार, वो आ गया अब की बार बैसाखी की सरकार। इस स्तर तक आ गए। यद्यपि गठबंधन बनाने में बहुत सारी खामियां थी, बहुत सारे जातियों के समीकरण नहीं साधे गए, फिर भी लोकसभा चुनाव में यह परिणाम रहा। ईवीएम का मुद्दा उसके पहले उठा, कोई विपक्षी नेता, किसी भी पार्टी का कोई नेता उस आंदोलन को तनिक भी समर्थन देने नहीं गया। यह लोग किसी भी आंदोलन से अपने को दूर रखते हैं, चाहे किसान आंदोलन हो, चाहे जाट बेटियों का आंदोलन हो, चाहे ईवीएम का आंदोलन हो, लेकिन ये चाहते हैं कि जनता इनको वोट दे दे, क्योंकि जनता भाजपा से नाराज है। ऐसा नहीं होता है। जनता भाजपा से नाराज है तो आपसे क्यों खुश हो जाए कि आपको वोट दे दे? क्या इस आधार पर आप वोट के इंतजार में हैं कि जनता नाराज होगी तो इधर ही आएगी? यह तो उसी तरह से है कि हमारी खटारा बस है जिसमें कोई नहीं बैठ रहा है, लेकिन रास्ते में हम पीछे पीछे इसलिए बस लेकर चल रहे हैं कि उसके बस का टायर फटेगा, पंचर हो जाएगा तो लोग तो हमारे ही गाड़ी में आएंगे ना। तो इस तरह से इंतजार करना ठीक नहीं है। और जब खतरा लोकतंत्र को है, जब खतरा संविधान को है, तो मुद्दा क्या होना चाहिए? संविधान होना चाहिए, सबसे बड़ा मुद्दा होना चाहिए। कोई भी मुद्दा इससे ऊपर नहीं होना चाहिए। लेकिन लोकसभा चुनाव में खासकर उत्तर प्रदेश में जो पार्टी जीती, महाराष्ट्र में जो पार्टियां जीती, वे इतनी फूले नहीं समाई कि इन्होंने अपनी जीत मान ली और तब इन लोगों ने ईवीएम का मुद्दा छोड़ दिया। परिणाम क्या हुआ कि लोकसभा चुनाव में जीत से गदगद, आत्मविश्वास से लबरेज कांग्रेस पार्टी हरियाणा के चुनाव में 2 गलतियां कर गई और एक हो गई। 2 गलती क्या किए कि हरियाणा में फिर इंडिया गठबंधन से चुनाव नहीं लड़े, अकेले लड़े। और दूसरी गलती कि हरियाणा के चुनाव में कभी संविधान लेकर राहुल गांधी नहीं दिखे, न तो वहां के नेता संविधान के ओर कभी ध्यान दिलाते दिखे। जबकि वहां संविधान का मुद्दा था किसानों को पंजाब और हरियाणा के बॉर्डर पर रोका जाना, जो हरियाणा की सरकार अपनी पुलिस से करवा रही थी, वह संविधान विरोधी हरकत थी हरियाणा सरकार की। मुद्दा बन सकता था क्योंकि मुद्दा है वो, लेकिन यह लोग वह मुद्दा बनाने की बजाय सामाजिक समीकरण केवल साधते रह गए। और लोकसभा के चुनाव में जो जीत मिली थी उससे गदगद एकदम पूछना नहीं है।
बस सत्ता मिलने के इंतजार में रह गए। और एक गलती जो हो गई कि इनके 3 नेता वहां के हुड्डा जी, सुरजेवाला जी और कुमारी शैलजा जी सब सीएम ही बन रहे थे। जनता में जो जातिवादी मानसिकता भर गई है, जिसका मैं विरोध कर रहा हूं, जिसका खामियाजा जो जातीय गठबंधन की राजनीति करने वाले नेता और पार्टियां हैं, इनको भी उठाना पड़ेगा। और जब मैं यह कह रहा हूं तो तमाम लोग मेरी टाइटल के आधार पर यह समझ ले रहे हैं कि ये दूसरी जातियों को राजनीति नहीं करने देना चाहते हैं। करो ना, अगर आपको लग रहा है कि राजनीति आप ऐसे ही कर लेंगे तो कर लीजिए। नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि जब आप जातीय गोलबंदी की राजनीति करेंगे तो कितनी जातियों की गोलबंदी करेंगे? उन जातियों की गोलबंदी होगी जिनके बड़े बड़े नेता दिखेंगे, और फिर उनमें भी जैसे ही सीएम पद पर लड़ाई हो जाएगी फिर जातियां बिखर जाएंगी। हरियाणा के चुनाव में यही हुआ था कांग्रेस के साथ। कुमारी शैलजा 4 दिन पहले सीएम बनने की बात कर दी, और वहां जाटव और जाट यानी दलित और जाट में टसल रहती है। उन्हीं के समीकरण के आधार पर वहां कांग्रेस चुनाव लड़ रही थी। ऐसा लग रहा था कि सरकार बनेगी तो हुड्डा जी मुख्यमंत्री बनेंगे। जाटव समाज के लोग सोचे कि इधर न दे करके भाजपा को दे दिया जाए, कम से कम ये तो न बने। हो गया बेड़ा गर्क। तब बाद में याद आता है 11 बजे जाकर जयराम रमेश जी कहते हैं इलेक्शन कमीशन अपना डेटा क्यों धीमे अपलोड कर रहा है। यह धीमे अपलोड कर रहा है या तेज कर रहा है, इससे चुनाव परिणाम पर क्या फर्क पड़ेगा? अगर वह बेईमानी करके ऐसा कर रहे हैं तो जब चुनाव आप जीत रहे थे, जब तक जश्न मना रहे थे, परिणाम आने के दिन नहीं, चुनाव होने के दिन, उसके 2 दिन पहले, उसके 1 दिन पहले, उसके 4 दिन पहले, तभी तो इंडिया गठबंधन को साथ लिए बिना वहां लड़ रहे थे चुनाव। तभी तो संविधान छोड़कर वहां चुनाव लड़ रहे थे। तब यह समझ में नहीं आया कि ये वो पार्टी सत्ता में है जो संविधान का अतिक्रमण करके चुनाव जीत सकती है। तो अगर आपको ये सब नहीं दिख रहा है तो बाद में किसके सामने रोना रो रहे हैं आप? ये जनता क्या करेगी आपके लिए? नेतृत्व तो आपको करना है ना। फिर लगा कि अब वहां क्लास लगाई जाएगी नेताओं की। कुछ हुआ क्या? हरियाणा से आने वाले कांग्रेसी नेता रणदीप सुरजेवाला जहां के तहां, दीपेंद्र हुड्डा जहां के तहां, कुमारी शैलजा जहां की तहां, वहीं तो हैं लोग। फिर ये घड़ियाली आंसू किस पर और किसके लिए? मध्य प्रदेश के चुनाव में अगर अखिलेश यादव को साथ में ली होती कांग्रेस तो वहां इसका परिणाम सकारात्मक हुआ होता। तो लोकसभा चुनाव के पहले भी आपको इतना आत्मविश्वास था, और जैसे ही लोकसभा में 99 सीटें आ गई फिर आत्मविश्वास इतना चला गया कि आप हरियाणा में जो किए सो किए ही। तो मध्य प्रदेश में जो उत्तर प्रदेश के आपके प्रमुख सहयोगी घटक दल समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के लिए अपमानजनक टिप्पणी की थी मध्य प्रदेश के आपके पूर्व मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री पद के दावेदार ने, कमलनाथ जी ने। अखिलेश वखलेश कौन? इस पर आपने आज तक क्या एक्शन लिया? तो आप अपनी हार का जो आपके बस में कारण है उस पर तो न चर्चा कर रहे हैं, दूर कर रहे हैं। जब चुनाव हार जाते हैं तो जनता में आ जाते हैं मोदी बेईमानी कर रहा है। अरे भाई, जनता भी तो कह रही कर रहा है, तो रोकेगा कौन? आप ही रोकेंगे ना। या फिर आप जनता से कहिए कि उस सड़क पर उतर जाए, पार्टी कार्यालय में घुस जाए, सरकारी दफ्तर में घुस जाए। कहेंगे? ये तो नहीं कहेंगे। तो जब ये नहीं कहेंगे तो आप रास्ता बताइए। महाराष्ट्र में आप एकदम चुनाव जीत रहे थे, तो मैं पूछूंगा उसी तरह जीत रहे थे ना जैसे मध्य प्रदेश में जीत रहे थे और हरियाणा में भी जीत रहे थे। मध्य प्रदेश और हरियाणा में जिस तरह से जीत रहे थे, अगर उसी तरह से महाराष्ट्र में जीत रहे थे तो अचरज क्या है जब मध्य प्रदेश और हरियाणा में जैसे हार गए वैसे महाराष्ट्र में हार गए तो? और अगर आप फिर से बोल दे रहे हैं कि ईवीएम का दुरुपयोग है और सत्ता का दुरुपयोग है, तो फिर एक बात बताइए कि झारखंड आप कैसे जीत गए? लोकसभा का चुनाव कैसे जीते आप? उत्तर प्रदेश में खासकर, महाराष्ट्र में कैसे जीते? हरियाणा में कैसे जीते? क्योंकि तमाम लोग एक कवायद कर रहे हैं कि जहां जहां राज्य सरकारें गैर भाजपा की हैं वहां कांग्रेस जीत रही है। ऐसे ऐसे नुक्ताचीनी और टुच्चा छाप तर्क देने वाले लोग होते हैं। कर्नाटका में सरकार पलट गई
तो वहां उस समय सरकार में भाजपा थी कि कांग्रेस थी? हिमाचल में सरकार पलटी, वहां उस समय कांग्रेस थी कि भाजपा थी? यह संभव है कि दुरुपयोग हो रहा है, लेकिन उस दुरुपयोग को रोकने के लिए आप कर क्या रहे हैं? आज कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश जी का बयान में सुना, वो कह रहे हैं कि देखिए जहां लेवल प्लेइंग फील्ड होगी, लेवल प्लेइंग यानी दोनों को बराबर का मौका, वहां तो हम जीत रहे हैं, हम झारखंड में जीते, लेकिन जहां लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं होगी वहां हम हार ही जाएंगे। और फिर ये कह रहे हैं कि जहां मोदी सरकार को, भाजपा को जितवाना होता है, वहां वो लेवल प्लेइंग फील्ड को हटा करके टारगेट फील्ड कर देते हैं। तो हे भैया जयराम रमेश जी, आप तो बड़े विचित्र प्राणी हैं। इतने दिन से आप केंद्र में, कांग्रेस में राजनीति कर रहे हैं, ये आपको कब समझ में आया है? एक बात, जब समझ में आया तब से आपने इसके खिलाफ क्या किया? दो बात, और जो आपने किया अगर वो फेल हुआ तो आपने क्या किया? तीन बात। ये तीन तो सवाल के रूप में बातें हो गई। और चौथी बात क्या है? निष्कर्ष के रूप में, कि फिर क्या आप यह कहना चाहते हैं कि भाजपा जहां चाहती है वहां जीत ही लेती है, हमें वहीं जीतने देती है जहां वो नहीं चाहती है कि वो जीते? तो झारखंड भाजपा को नहीं चाहिए, कर्नाटका भाजपा को नहीं चाहिए था? वहां मुस्लिम लड़कियां इतना आंदोलन की थी भाजपा के खिलाफ, हिंदुत्व का प्रयोग कर रहे थे कर्नाटका में, वहां लेवल प्लेइंग फील्ड इन्होंने जानबूझकर छोड़ दिया आपको। उत्तर में देखिए, पंजाब हार गए, जम्मू कश्मीर हार गए, हिमाचल हार गए, वो सब भाजपा को नहीं चाहिए। तो अगर आप ये कहना चाहते हैं कि नहीं, इनको जो नहीं चाहिए वो छोड़ देते हैं, जो चाहिए वो नहीं छोड़ते हैं, तो फिर चले जाइए ना भाजपा मुख्यालय एक दिन और मोदी जी से पूछ लीजिए कि भैया क्या क्या आपको चाहिए, क्योंकि जो चाहिए हो तो आप ही जीतेंगे, जो आपको नहीं जीतना है बताइए तो हम लोग वहां चुनाव लड़ लिया जाए। मतलब क्या बात आप जनता में कर रहे हैं? अगर वो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दे रहे हैं, और अगर क्या दिख रहा है नहीं दे रहे हैं, तो उससे लड़ने की रणनीति आपकी क्या है? एक सवाल बताइए कि जब आप भारत जोड़ो यात्रा किए थे, जनता आपके साथ थी, तब तक आपके घटक दल के नेता जातिवादी जहर की राजनीति कैसे करने लगे? और आप जातिवादी जहर की राजनीति पर चुप क्यों हैं? और संविधान छोड़कर अन्य मुद्दे पर आप खुद और आपके इंडिया गठबंधन के घटक दल के नेता क्यों चले गए? भाई, उत्तर प्रदेश की ही बात मैं फिर से आज दोहरा दे रहा हूं। वैसे मैं अखिलेश जी पर और पीडीए पर कई सारे वीडियो बना दिया कि जब ये पीडीए का नारा लगाकर चलेंगे तो ये खुद बता दें कि संविधान के नारे पर जब जनता इनके साथ जुड़ी तब ये जीते, और अगर संविधान के नारे पर कम लोग जुटे इनके हिसाब से, मैं तो मानता हूं कि बहुत लोग जुटे, तो पीडीए के नाम पर कौन जुट जाएगा अतिरिक्त रूप में जो संविधान से नहीं जुट रहा था? यह सोचना पड़ता है ना भाई। संविधान का नारा लगाते तो पंकज त्रिपाठी भी इनके लिए 100 बार बोलता तो 4 वोट तो बढ़ता। पीडीए का नारा लगा देंगे तो हम तो नहीं बोल पाएंगे। अब नहीं, हम नहीं बोलेंगे। संजय शर्मा जी बोलते रहे इनके लिए, प्रज्ञा मिश्रा जी बोले, पंकज त्रिपाठी तब नहीं बोलेंगे, क्योंकि जातिवादी और धर्मवादी राजनीति में हमारा विश्वास नहीं है, तो हम तो नहीं बोल पाएंगे। और हम न केवल नहीं बोलेंगे बल्कि हम कहेंगे कि इन लोगों के हाथ में संविधान दिखना नहीं चाहिए। और फिर अगली बात, अगर हम बोले या न बोले, दोनों बात अब कर लेते हैं, हमारे बोल देने से कौन सा वोट तब इनको मिल पाएगा? लोग हमसे सवाल करेंगे ना कि आप इनके लिए क्यों फील्डिंग कर रहे हैं, क्यों इनके लिए बात आप कर रहे हैं, जब ये पीडीए का नारा लगा रहे हैं। तो आपके अपने समाज को तो एक खलनायक बता दे रहे हैं। एक बात तो आपको क्या लगता है कि केवल पीडीए को ही मिलना चाहिए, और क्या ये संपूर्ण पीडीए का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं? फिर चंद्रशेखर आजाद रावण किसके लिए लड़ रहे हैं? मायावती जी किसके लिए लड़ रही हैं? पल्लवी पटेल जी और अनुप्रिया पटेल जी किसके लिए लड़ रही हैं? स्वयं भाजपा किसके लिए काम कर रही है? बहुत होगा तो उसमें से ए निकल जाएगा। तो इतने सवाल वहां बन जाएंगे कि वो मुद्दा कमजोर पड़ जाएगा। तो हो क्या रहा है कि जब तक चुनाव लड़ रहे हैं तब तक जीत रहे हैं, और जब हार रहे हैं तो रो रहे हैं। ये दोनों नहीं चलेगा। देखिए, इस देश में अंग्रेजों के खिलाफ एक लड़ाई लड़ी गई थी 1857 की क्रांति। उस समय के शहीद अपने पूर्वजों का मैं बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन जब वो लोग लड़े थे अंग्रेजों से तो जनता उनके साथ नहीं खड़ी हुई थी। ऐसा नहीं कि वे गलत थे, लेकिन जनता उस समय उनको गलत ही मान रही थी।
तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप सही होकर भी जनता से दूर अगर रह गए तो जनता तो आपको गलत ही मानेगी। और बहुत सारी ऐसी खामियां आपकी दिख रही हैं कि उसमें यह नहीं कहा जा सकता कि आपकी सारे कील कांटे एकदम दुरुस्त थे कि उन्हीं के खराब थे, ऐसा नहीं कहा जा सकता। कभी भी ये नेता जो सभी पार्टियों के नेता हैं वो एक साथ ना तो पदयात्रा करते दिख रहे हैं, ना आंदोलन करते दिख रहे हैं, ना अनशन करते दिख रहे हैं। भाई चलिए मोदी जी की बात कर लेते हैं। अभी गिन लीजिए उनके साथ विपक्ष की ज्यादा पार्टियां हैं, पहले कम हो रही थी अब बढ़ती जा रही हैं। जातिवादी समीकरणों की पार्टियां देखेंगे तो भी विपक्ष बिखरा हुआ है। ठीक है कि वहां 3 मूर्ति साथ में थी, तो 3 मूर्ति तो यहां भी साथ में थी। इसके बाद वहां सपा भी चुनाव लड़ रही थी, किसका वोट काट रही थी? बसपा भी चुनाव लड़ रही थी, चंद्रशेखर आजाद रावण की पार्टी भी लड़ रही थी और प्रकाश अंबेडकर भी लड़ रहे थे। ये लोग किसका वोट काट रहे थे बताइए आप? प्रथम दृष्टया तो कहा जा सकता है ना। तो दोस्तों कहने का मतलब यह है कि अब हम लोग कब तक इस तरह से फील्डिंग करेंगे कि जब ये लोग हार जाएंगे तो हम लोग इनके साथ आंसू बहाएंगे? सवाल इनसे होना चाहिए। अभी आर्टिकल 19 पर नवीन कुमार जी ने और उल्टा चश्मा पर अशोक वानखेड़े जी ने, तो द हिस्ट्री चैनल पर अशोक पांडे जी ने इस तरह के राजनीति पर सवाल उठाया है। मैं भी 2 दिन पहले से उठा रहा हूं क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश को फोकस कर रहा हूं। इस नाते मेरे सवाल सारे के सारे अखिलेश जी से हैं, पीडीए गठबंधन को लेकर हैं। लेकिन जब संविधान पर खतरा है तो आप समाज पर खतरा दिखा करके क्या राजनीति करेंगे? पीडीए की राजनीति आने से मुझे क्या दिक्कत हो रही है? जानते हैं क्या हो रही है? आप बताइए, अगर स्वतंत्र चुनाव नहीं हो रहा है तो यह सवर्ण समाज नहीं होने दे रहा कि सरकार नहीं होने दे रही है? जाहिर सी बात है सरकार नहीं होने दे रही है। अगर ईवीएम के जरिए चुनाव जीता जा रहा है तो सवर्ण समाज नहीं होने दे रहा है कि निर्वाचन आयोग नहीं होने दे रहा है? जाहिर सी बात है निर्वाचन आयोग नहीं होने दे रहा है। और क्योंकि वहां भाजपा जीत रही है, जो लोग भी जीतना चाहते हैं वे सब जल्दी से जल्दी भागकर भाजपा की पाले में जा रहे हैं, सारे नेता जा रहे हैं। मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि अगले 1 साल के भीतर देखिएगा बहुत बड़ी तादाद में मुस्लिम लोग, मुस्लिम समाज के छोटे छोटे नेता यानी लोकल नेता भाजपा का दामन थामने वाले हैं। लिख लीजिए इस बात को आप। कोई भी अनंत काल तक पराजित होने वालों के साथ नहीं रहता है, ऐसा होने जा रहा है, ये देख लीजिएगा आप। मोहन यादव को सीएम बनाकर भाजपा ने बहुत बड़ा एक पत्ता फेंक दिया है और उसमें अखिलेश जी उलझ गए, पीडीए के नारे में चले गए। क्योंकि जब ये पीडीए की बात करेंगे तो इन पर सबसे बड़ा सवाल कौन करेगा जानते हैं? मायावती जी करेंगी, चंद्रशेखर आजाद रावण जी करेंगे और ओवैसी जी करेंगे कि ये डी और ए के रिप्रेजेंटेटिव कहां से हो गए। और किया जाएगा, वो लाजमी सवाल है, वहां पर ये घिर जाएंगे। क्योंकि जब आप कहेंगे कि हम इनका घर बसाएंगे तो लोग कहेंगे इनके घर में आग जब लगी थी तब आप कहां थे? और अगर कहीं खुद आप आग लगाने में शामिल रहे हैं तब। लेकिन अगर आप संविधान के आधार पर केवल सवाल करते बात करते तो निशाना सवर्ण समाज की बजाय सरकार होती और सारे लोग मिलकर के सरकार पर सवाल करते। और तब अगर ओवैसी या मायावती जी या चंद्रशेखर आजाद रावण या कोई और पार्टी, मैं अखिलेश यादव जी की सापेक्ष बात कर रहा हूं, इनकी नीयत पर, इनके प्रश्न पर प्रश्न करते, सवाल करते, आपत्ति करते, तो हम जैसे लोग ये कहते कि क्यों भाई इनको कहीं संविधान असुरक्षित दिख रहा है बीजेपी सरकार से, तो क्या आपको सुरक्षित दिख रहा है? तो लोगों की बोलती बंद होती, लोग इनके साथ खड़े होते या इनके खिलाफ नहीं होते। लेकिन कोई यही समझा रहा है, कह रहा है तो वो यादव विरोधी है, तो ओबीसी विरोधी है। ठीक है, अब आज कह दिया तो कल से कोई कहेगा कांग्रेस विरोधी है। तो ये विरोधी ही आप लोगों के पक्ष में बोल रहे हैं तो आप लोग कुछ वोट पा रहे हैं। अगर आलोचना नहीं सुननी है तो फिर जीतने पर नाचिए भी मत। फिर ये कहिए कि जो जीत गए थे लोकसभा में वो मोदी जी जितवा दिए थे, जो कर्नाटक में जीते, हिमाचल में जीते और तेलंगाना में जीते, वो सब मोदी जी जितवा रहे हैं। मतलब बीजेपी को पंजाब की सत्ता नहीं चाहिए, है ना? अरे भाई इतने हल्के स्तर का तर्क मत दीजिए। उत्तर प्रदेश में जो आज चुनाव हुआ है, उपचुनाव, ये हम लोग पहले से ही देख रहे थे कि सपा हार रही है। आप बताइए दोस्तों,
कि अगर सीसामऊ में चंद्रशेखर आजाद रावण का प्रत्याशी चुनाव लड़ जाता तो क्या वह सीट सपा जीत पाती? तो वहां सपा अपने दम पर जीत गई कि चंद्रशेखर आजाद रावण के पैसिव सपोर्ट, यानी कि उनके वहां चुनाव न लड़ने से जीती है सपा। महज 8,000 से जीते हैं आप। और करहल जो आपकी सीट थी वहां महज 14,000 से। जो पीडीए के पैरोकार हैं वो जरा ध्यान दें कि जिससे लड़ रहे हैं ना, वो आजमगढ़ में और करहल में यादव प्रत्याशी खड़ा कर दे रहा है, और आप कह रहे हैं कि हम सवर्णों को टिकट ही नहीं देंगे। मत दीजिए, उनका तो फायदा है, कम से कम सवर्ण का पूरा वोट वहीं रहेगा, उसमें कोई विभाजन है ही नहीं। बांट आप रहे हैं, फायदा उनको मिल रहा है। तो अगर कुछ समझें तो फिर परामर्श लें, और बिना परामर्श के नहीं लड़ पाएंगे। दूसरी बात कि वहां किसी जात की पार्टी नहीं है जिससे लड़ रहे हैं, किसी परिवार की पार्टी नहीं है। एक बहुत बड़ा अंतर देख लीजिए कि भाजपा और कम्युनिस्ट इन दो पार्टियों को छोड़ दिया जाए तो भारत में और कोई ऐसी पार्टी ही नहीं है जो लोगों की पार्टी, यानी जिसमें निर्णय पूरी एक कमेटी करती हो, या जो आज कर रहे हैं कल भी वही करेंगे निश्चित न हो। सभी पार्टियों में फिक्स है कि इसमें फलाजी निर्णय लेंगे, वो जो कह देंगे वही होगा, उसके अलावा और कहीं कुछ होगा ही नहीं। तो इस तरह की खामियों को जरा दूर करिए, तब तो आप लोग आगे बढ़ पाएंगे। नहीं तो फिर ये रोज चिल्लपों करने से कुछ नहीं होगा। हां, कुछ ज्योतिषी आएंगे, कुछ चैनल आएंगे, वो रात दिन भाजपा को कमजोर होते, विपक्ष को जीतते दिखाएंगे। ऐसा लगता है कि 50 लाख 60 लाख या 1 करोड़ के आसपास ऐसे लोग हैं, वह लोग आपके चैनल के व्यूअर बन जाएंगे और बहुत खुश होंगे। हाँ, इस बार जीत रहा है, इस बार जीत रहा है, हाँ आपकी जीत गया, आपकी जीत गया। लेकिन वो भी बहुत दिन तक नहीं टिकेंगे, क्योंकि वो प्रबुद्ध मतदाता हैं। वो कुछ तर्क से आपको सुन रहे हैं, उनको लग रहा है कि आप जो कह रहे हैं वही होगा, तो सुन ले रहे हैं। जब बहुत दिन तक नहीं होगा तो लोग छोड़ देंगे आपको सुनना। तो दोस्तों, मैं आप सबके सामने तर्क की बातें रख रहा हूं। परसों संविधान दिवस है, 26 नवंबर को। आप सबको संविधान दिवस की बहुत बहुत शुभकामना। आज के दौर में संविधान के साथ चलना, संविधान के साथ खड़ा होना बहुत बड़ी जरूरत है। संविधान पर सरल भाषा में मैंने यह पुस्तक लिखी है, आप इसको दिए गए नंबर पर संपर्क करके मंगवा सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल सब्सक्राइब न किया सब्सक्राइब करिएगा। जय संविधान।